चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक आप लोगों के सामने आया है वो है गरीबी। गरीबी के बारे में ना सिर्फ वैश्विक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर और अगर संभव होगा तो राजकीय स्तर पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को फास्ट या फिर पिक्चर क्वालिटी और इम्प्रूव करना हो तो आप उसे भी कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गरीबी का परिचय, यानी कि वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, गरीबी किसे कहा जाता है। फिर गरीबी के प्रकार देखेंगे, साथ ही साथ गरीबी के कारण, गरीबी के दुष्चक्र, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी की जाती है तो उसके बारे में भी देखेंगे। फिर जो भी समितियां इससे जुड़ी हुई है, गरीबी से जुड़ी हुई, वे सारी समितियों पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर भारत में गरीबी का अनुमान, इसके अलावा गरीबी के दुष्परिणाम, गरीबी निवारक उपाय, गरीबी निवारक 3 दृष्टिकोण पे चर्चा करेंगे। गरीबी से जुड़ा हुआ ही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के जो भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उन सभी कार्यक्रमों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय भी हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि गरीबी क्या है। तो एक परिभाषा आप लोगों के लिए है कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता ही गरीबी कहलाती है। और जो न्यूनतम उपभोग आवश्यकता है उसमें क्या क्या है? भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। एक चीज आप याद रखेंगे, गरीबी जब भी कैलकुलेट की जाती है तो वो न्यूनतम उपभोग पे, उपभोग यानी क्या होता है? खर्च। तो खर्च पे माना जाता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है तो वो गरीब है। अब एक और आप सुनेंगे गरीबी रेखा के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे आप चर्चा समझ लें। जैसे गरीबी रेखा के बारे में आप जानते होंगे, तो गरीबी रेखा वह रेखा कहलाती है जहाँ जिस रेखा पर व्यक्ति अमीर होता है। अब आप पूछिएगा अमीर कैसे होता है, तो भारत सरकार मानती है कि गरीबी रेखा जो है वो क्या है, वो रेखा यह बताती है कि आप गरीब नहीं हैं। अगर उससे नीचे आप हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तभी आपको भारत सरकार के नज़र में गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से याद रखेंगे, गरीबी रेखा। अब ये गरीबी रेखा को तय करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई, उनके रिपोर्टों पर चर्चाएं हुई, फिर आलोचनाएं भी हुई। तो आप जो याद रखने वाला जो चीज है वो क्या है, तो न्यूनतम उपभोग, न्यूनतम खर्च मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए। मूलभूत आवश्यकताओं में क्या क्या है? भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, तो इन अगर कोई व्यक्ति इन मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहता है तो उसे गरीब माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है गरीबी के प्रकार। तो देखिए 2 प्रकार की गरीबी, एक है सापेक्षिक और एक है निरपेक्ष। एक है एब्सोल्यूट। तो ये जो एब्सोल्यूट वाला है ये है कि जो व्यक्ति बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर पाता हो। बुनियादी आवश्यकता जो अभी हम लोग चर्चा किए थे पहले, जैसे भोजन, वस्त्र, ये सब जो है ये सब मूलभूत आवश्यकता है व्यक्ति के लिए। तो ये अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेंज में है। ठीक है, और अगर दो व्यक्ति या फिर अगर एक राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है, और वहां पर सापेक्षिक गरीबी कैलकुलेट किया जाता है, वहां पर क्या देखा जाता है कि जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय औसत आय जो है, राष्ट्रीय औसत आय इसका लगभग 60%। जैसे यूरोप में क्या है, यूरोप में गरीबी रेखा माना जाता है किसे? राष्ट्रीय आय का 60% को गरीबी रेखा मान लिया गया है। फिर अमेरिका में तो काफी ज्यादा है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सापेक्षिक गरीबी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो मतलब काफी ज्यादा अर्न करता हो या फिर काफी ज्यादा व्यय करता हो, ये याद रखेंगे, व्यय करता हो। ठीक है, तो जो काफी ज्यादा व्यय करता हो, मान के चले कहीं पर 20% लोग हैं जो काफी ज्यादा व्यय करते हैं, और राष्ट्रीय औसत आय वहां का क्या है, राष्ट्रीय औसत आय मान के चलिए वहां का राष्ट्रीय औसत आय का वो 60% से भी अधिक व्यय करते हो, और बाकी राष्ट्रीय जो
औसत आय है उसके आसपास खर्च करते हो, यानी कि जो राष्ट्रीय औसत आय है उससे कई ज्यादा खर्च करते हो। यानी कि एक बहुत अमीर है और एक अमीर है। तो तो कहने का सेंस ये है कि अगर एक के पास कार है और एक के पास प्लेन है, ठीक है, तो कार वाला प्लेन वाले के अपेक्षा गरीब है। तो यही है एब्स जो रिलेटिव पॉवर्टी है, सापेक्षिक गरीबी है, वो क्या है, तो वो तुलनात्मक जो है वो वर्णन प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए आगे है गरीबी का श्रेणीकरण। अब तीन प्रकार के गरीब होते हैं, एक होते हैं चिरकालिक निर्धन, एक होते हैं अल्पकालिक निर्धन, और एक होते हैं जो कभी निर्धन नहीं होते। और ये जो तीन श्रेणियां बनाई गई है, इसमें याद रखेंगे जो चिरकालिक यानी जो काफी लंबे समय से गरीबी रेखा के अंदर है यानी निर्धन है, जैसे भूमि रहित श्रमिक, वो श्रमिक जो किसी अन्य व्यक्ति के जमीन पर काम करते हो, जिनका अपना कोई जमीन ना हो, तो वो जो लेबर हैं वो आते हैं भूमि रहित श्रमिक में। और एक है अनियमित मजदूर, ठीक है, जिसे कब मजदूरी करना हो कब ना हो वो कोई गारंटी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को चिरकालिक निर्धन माना जाता है। और माना जाता है कि ये व्यक्ति जो है ये गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो गरीबी का जो जाल है उसमें फंसे हुए हैं। फिर एक है अल्पकालिक निर्धन, ये कभी गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं तो कभी गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। अब ये है मौसमी मजदूर, एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। और नियमित निर्धन, ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या होते हैं, कभी गरीब रेखा से ऊपर या कभी गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। काम मिलता है तो इन्हें अच्छा खासा इनका अर्निंग हो जाता है तो ये गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं, और काम नहीं मिल पाता है तो वहां पे। चलिए एक है कि कभी निर्धन नहीं। अब वो व्यक्ति जिनका आय का निश्चित स्रोत है, साथ ही साथ संपत्ति है, तो वो कभी निर्धन नहीं होते। तो तीन श्रेणियों में पॉवर्टी को बांटा गया है। फिर आगे है दो प्रकार के निर्धन, एक है ग्रामीण निर्धन, एक है शहरी निर्धन। यानी शहर में जो गरीब हैं उनका और गांव में जो गरीब है उनका, दोनों का जो परिभाषा है, दोनों का जो विशेषता है वो अलग अलग है। गांव वाले निर्धन में क्या आता है, तो रोजगार और स्वरोजगार के अभाव के कारण ये गांव में गरीब होते हैं। यानी कि इनके पास रोजगार की कमी होती है, इनके पास स्किल नहीं होती है कि वो अपना रोजगार कर सके, स्वरोजगार कर सके। तो एक है जो रोजगार और स्वरोजगार के अभाव के कारण गरीब होते हैं गांव में। दूसरा है आजीविका एवं आय अर्जन के स्रोत गांव में चूंकि सीमित होते हैं। आपको पता है कि गांव में जीवन यापन करने के लिए जो भी आप रोजगार करना चाहे, एक लिमिटेड आपको जो है वो स्रोत होता है। तो आपके पास ज़्यादा विकल्प होता नहीं है, कारखाना वगैरह उतना ज़्यादा होता नहीं है कि लोग कारखाना में भी काम कर ले। साथ ही साथ स्किल और नॉन स्किल वाला भी वहाँ पर एक मैटर हो जाता है। लिटरेसी वाला भी है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो साथ ही साथ बहुत सारे हैं ऐसे विकल्प जो शहर में अवेलेबल हैं लेकिन गांव में नहीं है अवेलेबल। ठीक है, तो एक ये याद रखेंगे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी वो लोग अगर काम करते हैं तो वहां भी प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छुपी हुई बेरोजगारी। अब काम है एक कट्ठा खेत में 3 आदमी का और उसमें 10 आदमी लगे हुए हैं, तो जो शेष 7 व्यक्ति हैं उनका जो काम है वो यही प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाता है। फिर है सामूहिक परिवार प्रणाली। अब व्यक्ति एक है काम करने वाला, खाने वाला 10 है। तो क्योंकि वहां पर क्या होता है, गांव में ज्यादातर जो समाज का जो फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सामूहिक। तो वहां पर भी देखने को मिलता है कमाने वाला एक या दो हो, निर्भरता उस पर ज्यादा होती है। इसके अलावा भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे भूस्वामी, काश्तकार और दैनिक मजदूर, ये सारे आपको गांव में निर्धन के रूप में देखे जाते हैं। चलिए फिर आते हैं शहर में निर्धन। तो शहरी निर्धन का क्या है क्राइटेरिया वो थोड़ा देख लेते हैं। शहरी निर्धन, ये कोई व्यक्ति शहर में अगर गरीब है तो इसका कारण क्या है, या तो वो बेरोजगार है, ठीक है, या तो वो बेरोजगार अपने गांव में था और पलायन करके शहर में आया तो यहाँ भी बेरोजगार है, ठीक है, और या तो वो गरीब है। तो सेंस ये है कि आपको ये समझना होगा कि ये जो पलायन है यानी कि प्रवासन है, प्रवासन अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर कोई व्यक्ति के पास स्किल है
और वो किसी अन्य जगह पे प्रवासित हो करके वहां पे अपना कोई काम में वो संलग्न होता है, तो वहां पर उसे आय प्राप्ति की व्यवस्था हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल है। अब नॉन स्किल व्यक्ति जो बेरोजगार हो, वो अगर शहर में आता है तो वहां पर उसे गरीबी का समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसर। अब उद्योग है, आपको पता होगा कि सब भारत में एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा व्यक्ति इन्वॉल्व है, इसके बाद उद्योग में, और उसके बाद सेवा में। तो जो सेवा वाला सेक्टर है इसमें सबसे ज्यादा अर्निंग है, लेकिन इसमें सबसे कम लोग हैं। उद्योग में यहाँ पे ठीक ठाक है, यानी कि जो व्यक्ति है श्रम बल है, श्रम बल याद रखेंगे कि श्रम बल और श्रम बल को जो मजदूरी दिया जाता है वो दोनों लगभग ठीक ठाक मिलता है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में भी या सेवा क्षेत्र में वहां पर भी रोजगार का सीमित अवसर। एक फैक्ट्री है, वहां पे कितना लोग ज्यादा काम कर सकेगा? 100, 200, 500। तो एक लिमिटेड है। कारखानों के अनियमित श्रमिक। अब कारखाना में भी क्या होता? कारखाना में भी कुछ दिनों के लिए कोई व्यक्ति जुड़ता है, फिर हट जाता है या फिर हटा दिया जाता है। तो जो आप सुने होंगे कि जब मंदी आती है तो व्यक्तियों को लेबरों की छटनी कर दी जाती है, ठीक है। और जब जब वो मौसम आता है जिसमें कारखाना चलाया जा सके अच्छी तरह से, तो उस समय में क्या होता है? मजदूरों की मांग बढ़ जाती है। तो ये जो अनियमित श्रमिक है कारखानों के, वो भी शहरी निर्धन के क्राइटेरिया में है। और एक है स्वनियोजित फेरी वाले। स्वनियोजित जो अपना कोई व्यवसाय करते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी माना जाता है इसी के अंतर्गत, ठीक है। इन्हीं के लिए मुद्रा योजना चलाया गया था, ये याद रखेंगे। मुद्रा योजना इन्हीं के लिए चलाया गया था। 10,000 रुपये उसमें सरकार द्वारा दी जानी थी, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। गरीबी के कारण। अब जो सामान्य, एक तो हम लोग देख चुके हैं गरीब गांव में क्यों है और शहर में क्यों है। अब एक है ओवरऑल गरीबी के कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या, और अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या होता है? किसी खास व्यक्तियों पर, जो व्यक्ति कार्य करते हैं उन पर निर्भरता बढ़ जाती है। तो एक तो अधिक जनसंख्या है। जनसंख्या होना ही केवल गरीबी का कारण नहीं है। गरीबी का कारण क्या है? जनसंख्या को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो ना मिल पाना, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अधिक जनसंख्या हो जाए, और साथ ही साथ ये जो अधिक जनसंख्या है ये क्या करती है? इसके कारण क्या होता है? निर्भरता, भार बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय का कम होना, ठीक है। भारत में वैसे भी प्रति व्यक्ति आय, या फिर बिहार में देखें तो सबसे कम है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय दर, ठीक है, बहुत कम रही है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आर्थिक समृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय दर ये दोनों बहुत कम रही है। पंचवर्षीय योजना आपको पता है कि जब भारत जब आजाद हुआ था तो पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 साल पर योजनाएं, 5 साल को टारगेट करके हम लोग प्लान बनाते थे कि आने वाले 5 साल में क्या क्या करना है देश के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग 5-5 साल वाला योजना चलाते थे, ठीक है। फिर आगे है बेरोजगारी, ये भी एक कारण है गरीबी का। पूंजी का अभाव। अब आप बताइए, एक चक्र और आपको याद रखना है, ये साइकिल आपको याद रखना है। अगर व्यक्ति के पास पूंजी नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा यानी कि निम्न उत्पादन क्षमता होगा। अब जब उसका उत्पादन क्षमता, अब आपके पास एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे इसको और भी अच्छे से। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि पूंजी आपके पास नहीं होगा तो उत्पादन क्षमता आपका कम होगा, रोजगार का निम्न स्तर होगा, और निर्धनता का उच्च स्तर होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी बिजनेस करने के लिए 4 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैपिटल होना चाहिए। अब कैपिटल जितना अधिक होगा, जो प्रॉफिट में जो हिस्सेदारी होगी वो उतनी अधिक होगी, उत्पादन क्षमता उतनी अधिक होगी, ठीक है। रोजगार का स्तर भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा, ठीक है। तो
तो ये सारी चीजें जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसके बाद है योग्य एवं कुशल उद्यमकर्ताओं का अभाव। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो योग्य होते हैं या कुशल होते हैं, उनका जो आप देखेंगे वो यूनिकॉर्न कंपनी तक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे स्किल का काफी अभाव देखा जाता है। स्किल नहीं है व्यक्तियों के पास। टेक्नोलॉजी लगातार 2G से 5G 6G की ओर बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी कार्य प्रणाली है वो इम्प्रूव नहीं हो रही। ठीक है, हमारी स्किल जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। सामाजिक कुरीतियां एवं रूढ़ियां। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि अभी भी हमारा समाज कैसा है, काफी पिछड़ा हुआ है। हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है। अगर विकसित अर्थव्यवस्थाओं से तुलना की जाए तो हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ काफी कुरीतियां एग्जिस्ट करती है, रूढ़िवादी परंपराएं एग्जिस्ट करती है। अब इनके कारण क्या होता है कि व्यक्ति सामाजिक पहचान की ओर भागता है। व्यक्ति को सामाजिक पहचान की ओर व्यक्ति मूव करता है। वो चाहता है कि सरकारी जॉब ही हो, या फिर सीधा उसका जो मतलब जो थिंकिंग होता है वो एक अलग डायमेंशन का होता है। ठीक है, तो ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं या फिर रूढ़ियां हैं, ये सब भी क्या कर रही है, ये सब भी गरीबी का एक कारण ही आगे बढ़ के बन जा रही। ठीक है, चलिए फिर आगे और देखते हैं गरीबी के दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र आपको एक राष्ट्रीय स्तर पे देखना है, इसके अलावा व्यक्तिगत स्वरूप में भी देखना है। अगर कोई व्यक्ति गरीबी का ट्रैप में फंस जा रहा है और लंबे समय तक उसका जो वंश है वो गरीबी में ही अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्वरूप में क्या है उसका, और एक व्यक्तिगत स्वरूप में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, यहां से हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, यानी कि उसके पास रोजगार नहीं है, तो उससे क्या होगा, बेरोजगार है तो इसका मतलब उसके पास निम्न प्रति व्यक्ति आय होगा। निम्न प्रति व्यक्ति आय होने से क्या होगा, निम्न स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर होगा। ना उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ना उसका शिक्षा का लेवल अच्छा होगा, ना। अब अगर स्किल ना हो, आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आपके पास स्किल ना हो तो आपका उत्पादकता क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावे जब निम्न उत्पादकता होगा तो बचत और निवेश में भी क्या होगा, कमी देखा जाएगा, निम्न दर होगा बचत और निवेश का। अब बचत और निवेश का निम्न दर होने से क्या होगा, आर्थिक समृद्धि और विकास की निम्न दर हो जाएगी। और ये जैसे ही ये होगी किसी भी राष्ट्र की, इसका अर्थ क्या होगा, वहां पर बेरोजगारी बढ़ जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि बेरोजगारी, अगर किसी राष्ट्र में बेरोजगारी अधिक होगी तो वहां पर निम्न प्रति व्यक्ति आय होगा। उस राष्ट्र में निम्न प्रति व्यक्ति आय होने के कारण क्या होगा, निम्न स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर होगा उस देश का। और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों अगर किसी व्यक्ति के पास ह्यूमन कैपिटल के रूप में ना हो तो उसका उत्पादकता भी कम हो जाएगा। उत्पादकता कम होगा यानी कि उसके पास ना ज्यादा बचत होगा, ना उस देश में ज्यादा निवेश होने की संभावना होगी। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, इन दोनों का जो है दर वो निम्न हो जाएगी। ये वापस बेरोजगारी की ओर ही चली जाएगी। तो यही बेरोजगारी आप स्टार्टिंग में देखें और वापस उसी मोड़ पे आ गए। ठीक है, तो ये एक देश जो कि गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, वो देश के बारे में है। ठीक है, अब एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं। अगर किसी परिवार में गरीबी होगी तो क्या होगा, बच्चे के लालन पालन पोषण में आपको गरीबी नजर आएगी, बेहतर खान पान में कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव देखने को मिलेगा, कौशल का कम विकास होगा, रोजगार प्राप्ति में परेशानी होगी और गरीबी का स्तर तोड़ने में वो व्यक्ति विफल हो जाएगा। और फिर उसका जब परिवार बनेगा तो वो भी गरीब ही होगा। ठीक है, तो ये एक चक्र है जो कि व्यक्तिगत स्वरूप में है और ये राष्ट्रीय स्वरूप में है। फिर है लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। आप लोग नाम सुने होंगे मैक्स ओ लॉरेंज का। एक व्यक्ति है मैक्स ओ लॉरेंज, वो 1905 में इन्होंने एक चित्रमय प्रेजेंटेशन दिया था। ठीक है, यानी कि एक पिक्चर बना करके इन्होंने समझाने का प्रयास किया गरीबी को 1905 में। ये याद रखेंगे। बंगाल विभाजन कब हुआ था,
1905 में। तो उसी समय में मैक्स ओ लोरेंज नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने लोरेंज वक्र दिया। इसमें इन्होंने बताया कि कितना जो धन है वो कितने व्यक्ति के पास है। ठीक है, तो यानी कि ये आय का असमानता को दर्शाने के लिए, धन का वितरण को दर्शाने के लिए, आय का वितरण को दर्शाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक चित्रमय इनका जो है प्रतिनिधित्व, यानी कि चित्रमय एक पिक्चर बना करके इन्होंने वो दर्शाया, प्रेजेंट किया। ठीक है, अब लोरेंज वक्र द्वारा किसी भी देश के लोगों के बीच, ये याद रखेंगे, किसी देश के बारे में ये बताता है। ठीक है, कितनी विषमता है, आय में कितनी विषमता है, वहां पे कितने प्रतिशत लोग अमीर हैं, कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, इस प्रकार से आपको बताता है। यानी कि जितना प्रतिशत लोग उतना प्रतिशत धन, तो 45 डिग्री पूर्ण समता रेखा या पूर्ण निरपेक्ष रेखा इनकी बनाती है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर कुल आय और यहां पर आय प्राप्त करता, इन दोनों का है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं। ठीक है, और ये 100% है, यहां भी 100% है, यहां भी 100% आप याद रखेंगे। अब देखिए, ये अगर किसी भी देश में जितना प्रतिशत लोग होगा उतना ही प्रतिशत अगर धन होगा, जैसे मान के चलिए 10% लोग के पास 10% धन है, 10% लोग के पास 10% धन है, 20% लोग के पास 20% धन है, 50% लोग के पास 50% धन है, और इसी प्रकार अगर 80% लोग के पास 80% और 100% लोग के पास 100% धन है, तो अगर ये समानता है तो वो रेखा कैसी बनेगी, 45 डिग्री वाली बनेगी। ठीक है, अब ये याद रखेंगे किसका, ये है लोरेंज वक्र का। ठीक है, अब इसमें ये क्या बताए हैं कि अब अगर मान के चलिए कि 10% लोग के पास 60% संपत्ति हो जाए, तो क्या होगा, संपत्ति का जो वितरण है वो क्या हुआ, प्रभावित हो गया, आय में विषमता हो गया। धन में अगर इस प्रकार की विषमता होती है तो क्या होता है, एक टेढ़ी रेखा बन जाती है, यानी कि वक्र बन जाती है। ठीक है, और यही जो वक्र है यही क्या कहलाता है, लोरेंज वक्र। तो ये एक पिक्चर के रूप में आपको बताने के लिए ये किया गया। ठीक है, इसके बाद मात्र 7 साल के बाद 1912 में जब बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था और बिहार और बंगाल को अलग कर दिया गया था, बिहार को नए राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था 1912 में, उस समय में कोरेडो गिनी नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया, इन्हीं का जो पिक्चर था, इसी पिक्चर से इन्होंने एक और जो है थेसिस निकाला, और इन्होंने बोला, इन्होंने भी वही काम किया, आय और धन की असमानता को मापने का। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो समता रेखा है और उसके बाद जो वक्र बना था उसके बीच वाला जो क्षेत्र है, इसको ये 45 डिग्री वाला संपूर्ण क्षेत्र से विभाजित कर दिया। ठीक है, बोला कि इतना एरिया में ये कितना परसेंट है, यही गिनी का गुणांक है। क्या है, जैसे मान के चलिए कि ये 10% है, ये क्या है 10%, और ये 10% है, और ये टोटल 50% है, तो ये क्या हो जाएगा 10/50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये किसका था, तो आप यहां पे देखिए, अगर गिनी यहाँ पे 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे आय में असमानता एकदम कम है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं कि ये डिवाइड हो। ठीक है, ये याद रखेंगे, यहाँ पर डिवाइड करने के लिए कुछ है ही नहीं, ये जितना भी एरिया है इसमें कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गिनी का मान 1 से कम है, क्यों, क्योंकि गिनी का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, और ये याद रखेंगे, अगर उसे 100 से गुना कर देंगे तो गिनी सूचकांक हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये याद रखेंगे, गिनी गुणांक कैसे निकालते हैं, छायांकित क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल है, बटा समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, इस संपूर्ण क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे आते हैं, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है 2-3 चीज। सबसे पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये जारी की जाती है किनके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनडीपी द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के सहयोग से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डाटा उठाती है ये मानव विकास वाला भी डाटा यूज करती है, तब ये बनाती है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, अब एक और चीज याद रखेंगे कि इनमें क्या क्या देखा जाता है। इनमें टोटल 10 चीज देखी जाती है। ठीक है, सबसे पहले विभाजित अगर कर दिया जाए तो 3 चीजों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। पहला है कि स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन निर्वाह स्तर। ठीक है, इन 3 चीजों के टोटल 10 चीज पर इन्होंने क्या करता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फोकस करते हैं। जैसे शिशु स्वास्थ्य में ये क्या देखते हैं, स्वास्थ्य में ये देखते हैं शिशु मृत्यु दर, कि किस देश का शिशु मृत्यु दर कितना है, किस देश का कुपोषण का स्तर कितना है। ठीक है, तो स्वास्थ्य में क्या 2 चीज देखेंगे, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण। शिक्षा में देखते हैं कि कितना बच्चा एडमिशन ले रहा है और कहां तक पढ़ रहा है, शैक्षिक वर्ष क्या है उस देश का। ठीक है, तो नामांकित शिशु और शैक्षिक वर्ष ये शिक्षा में देखा जाएगा। जीवन निर्वाह स्तर, जीवन निर्वाह स्तर कैसे हम पता करेंगे कि कोई व्यक्ति का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो किस प्रकार का है, तो संपत्ति देखा जाएगा, ईंधन आपूर्ति देखा जाएगा, आवास देखा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी देखा जाएगा, जलापूर्ति देखा जाएगा और शौचालय देखा जाएगा। तो इन आधारों पर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखें। अब आते हैं समितियों पर। अब गरीबी, किसे गरीब बोला जाए, अब गरीब होने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाए, माप किस प्रकार से मापे, गरीब कैसे होगा कोई। तो सबसे पहले एक व्यक्ति है वीएम दांडेकर और एन रथ गरीब समिति। तो सबसे पहले ये गरीब समिति आपको याद रखना है 1971 से पहले स्थापित इस समिति में सुझाव दिया गया था कि गरीबी रेखा का निर्धारण उस व्यय मूल्य के आधार पर, खर्च के आधार पर किया जाना चाहिए जो गांव यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रदान कर सके। ठीक है, अब बताइए, यानी कि ये किस पे माप रहे हैं, 2250 कैलोरी पे। कौन, वीएम दांडेकर और एन रथ गरीब समिति। ठीक है, इसके बाद आते हैं अलग समिति। ठीक है, तो अलग समिति के बारे में याद रखेंगे 1979 में वाई के अलग के नेतृत्व में योजना आयोग द्वारा स्थापित ये अलग समिति की गई थी। इन्होंने क्या कहा था, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आहार संबंधी आवश्यकताओं और संबंध उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा विकसित की। तो आपको ये याद रखना है कि अलग समिति में भी क्या बोला गया, यहां पर एक चीज और जोड़ दिया गया। यहां पर क्या था, 2250 कैलोरी था। ठीक है, यहां पर बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति गांव में यानी कि ग्रामीण व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण है वो 2400 कैलोरी का उपभोग करता है, और अगर कोई व्यक्ति शहर में है और वो 2100 कैलोरी का उपभोग करता है, शहर वाला व्यक्ति अगर 2100 कैलोरी का उपभोग करता है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। यानी कि गरीबी रेखा किसे बोला गया, गरीबी रेखा बोला गया 2400 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति गांव में, चूंकि गांव में क्या होता है, शारीरिक श्रम जो है वो अधिक होता है, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, तो वहां पर 2400 कैलोरी का अलग समिति बोला और शहर के लिए 2100 कैलोरी बोला। ठीक है, यहां पे कितना था, यहां पर एक ही था पैमाना 2250 कैलोरी का। ठीक है, यहां पर अलग अलग कर दिया गया, अलग में याद रखेंगे अलग 79 में। ठीक है, फिर आते हैं, फिर एक और समिति बनाई गई लकड़ा वाला कमेटी। क्या है, लकड़ वाला कमेटी या लकड़ा वाला दोनों बोला जाता है, तो ये याद रखेंगे लकड़ा वाला समिति। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी उसी तरह से बोला लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अंतर बोला, बोला कि रुक जाओ अब ऐसे नहीं होगा, अब थोड़ा और इसको मॉडिफाई करते हैं। अगर गांव का किसान है तो ग्रामीण किसान है, ठीक है, और बाहर का व्यक्ति है तो वो मजदूर है, तो औद्योगिक मजदूर है। ठीक है, तो औद्योगिक श्रमिक, ये याद रखेंगे, औद्योगिक श्रमिक। और गांव में कौन होते हैं, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि श्रमिक। ठीक है, इन दोनों का सीपीआई मेजर करते हैं।
सीपीआई याद रखेंगे, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम भारत सरकार आपको पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है जारी की जाती है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रकार की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है, ठीक है। जैसे WPI जानते होंगे, सीपीआई जानते होंगे, तो सीपीआई में भी दो चीज और है, एक याद रखेंगे सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर यानी AL, और एक है सीपीआई औद्योगिक श्रमिक यानी इंडस्ट्रियल लेबर IL, ठीक है। तो सीपीआई AL और सीपीआई IL को इन्होंने क्या बोला कि बेस हम लोग इसी को बना लेते हैं, और इसके बाद जब हम लोग इसे बेस बना लेंगे तब हम लोग सही प्रकार से गणना कर पाएंगे कि गरीब कहां पर किस अनुपात में है। तो अब आते हैं इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। गरीबों के अनुपात और संख्या के आकलन के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया, लकड़ा वाला या फिर लड़क वाला समिति, ये दोनों बोला जाता है, याद रखेंगे। गरीबी रेखा दृष्टिकोण के लिए कैलोरी खपत के आधार पर एक निश्चित उपभोग टोकरी के उपयोग की सिफारिश की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूर यानी सीपीआई AL, और शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोग मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक यानी सीपीआई IW, ठीक है, का उपयोग करने के लिए उन्होंने अपडेट किया। अद्यतन का जो इंग्लिश होता है वो होता है अपडेट। तो अपडेट करते हुए राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं के निर्माण का प्रस्ताव रखा। अब बोला कि देखो सब जगह मतलब हर राज्य में उस समय में क्या था, उस समय में GST लागू नहीं था, साथ ही साथ अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की टैक्स प्रणाली थी। तो उससे क्या हो जाता था, तो आपको पता होगा उससे क्या होता था, महंगाई का जो लेवल है वो हर राज्य में अलग अलग हो जाता था, वस्तुओं का जो कीमत है वो वेरी करता था अलग अलग राज्यों में। तो बोला गया, इन्होंने बोला कि राज्य विशिष्ट मतलब स्पेशलाइज करके राज्यों के लिए गरीबी रेखा बनाई जाए, कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग गरीबी रेखा हो। ऐसा कुछ प्रस्ताव लकड़ा वाला या लड़क वाला समिति में दिया गया, ठीक है। और बोला गया कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का उपयोग ना करिए, ठीक है, बल्कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का डाटा का यूज करिए, ये बोला गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लड़क वाला समिति। फिर आते हैं सी रंगराजन, ठीक है। तो सी रंगराजन ये याद रखेंगे आपको, ये 2012 में आते हैं, ठीक है। इससे पहले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर नहीं है, उनका नाम है तेंदुलकर समिति, याद रखेंगे क्या है, रमेश तेंदुलकर। एक व्यक्ति हैं वो है रमेश तेंदुलकर। ये व्यक्ति जो है ये आपको याद रखना है, कब आए थे, तो 2009 में। इनको बोला गया कि आप रिपोर्ट दीजिए गरीबी पर। तो आपसे पूछा जाए कि रमेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी से है, ठीक है। और इसके बाद 2012 में आए थे कौन, सी रंगराजन। ये कब आए थे, 2012 में। अब आप याद रखेंगे कि रमेश तेंदुलकर क्या बोले थे, ये बोले थे कि जीवन यापन की जो लागत है, जीवन यापन की लागत को ही जीवन यापन की लागत, अब आपको पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि जीवन यापन की लागत के बारे में हम लोग अभी देख चुके थे पिछले स्लाइड में, कि जैसे ईंधन कितना खपत हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा बिजली कितना वो कंज्यूम कर रहा है। तो जो उपभोग है उसके आधार पर जो है रमेश तेंदुलकर बोलते हैं कि गरीबी का मापन किया जाए। लेकिन जब सी रंगराजन आए तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो अगर कोई व्यक्ति हर मंथ, ठीक है, यानी कि मंथली अगर 972, ठीक है, और शहरी क्षेत्र में 1407, ये याद रखेंगे, 972 और गांव में कितना, शहर में 1407। अगर वो प्रत्येक मंथ अगर वो खर्च कर रहा है, सी रंगराजन क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गांव में है और वो 972 रुपया मंथली अगर खर्च कर रहा है, और अगर कोई व्यक्ति शहर में है और 1407 रुपये मंथली खर्च कर रहा है, तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। यानी कि उसके नीचे जो भी आएगा 971 पे आएगा तो वो गरीब है, मतलब गरीबी रेखा के अंदर है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद एक और, ठीक है,
2014 में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत जिसने तेंदुलकर समिति द्वारा भारत में गरीबी आकलन को चुनौती दी। तो वही बात है, 2009 में बनाया गया था रमेश तेंदुलकर समिति और फिर 2012 में सी रंगराजन समिति। लेकिन क्योंकि लोगों का जो विरोध था वो इस बात पे था कि आप जो गरीबी रेखा को तय कर रहे हैं इसमें काफी कम आप जो है सो दे रहे हैं। ये जो 972 आप मान रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रह करके मंथली 972 रुपये अगर वो खर्च कर रहा है अपने ऊपर तो वो गरीब नहीं है। तो इस बात पर सरकार की काफी आलोचना की गई और उसके बाद याद रखेंगे अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स बनाया गया। क्या बनाया गया? इसके बाद बनाया गया अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स। ठीक है, टास्क फोर्स। और ये जो अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स है, इन्होंने एक जो है रिपोर्ट इन्होंने वो की, सार्वजनिक की। इसमें बोला गया इनके द्वारा एक रिपोर्ट इन्होंने की, वो था एलिमिनेटिंग पोवर्टी क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्ट्रेंथिंग सोशल प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 2000, ये आपको याद रखना होगा, 2015 में, ठीक है, अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स, इनका जो शीर्षक था रिपोर्ट का वो क्या था? एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्ट्रेंथनिंग सोशल प्रोग्राम। ठीक है, तो इस नाम से इन्होंने क्या किया था? रिपोर्ट सरकार को दी है, लेकिन सरकार उसे अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर वही तेंदुलकर समिति का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आप एक बार अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत में गरीबी अनुमान, तो भारत में क्या है गरीबी का स्थिति वो देख लेते हैं। 2005-6 से लेकर के 2019 से 21 की अवधि के दौरान भारत में आश्चर्यजनक रूप से कितना है, 41 करोड़ लोगों को, सॉरी 41 करोड़ नहीं है, 10 ठीक तो है, 41 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। यानी बोला गया कि लगभग 41.5 करोड़ लोगों को हमने क्या किया है, 2005 से लेकर के 2020-21 के आसपास तक क्या किया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया। फिर बोला गया रिपोर्ट में कि गरीबी के प्रमुख संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार पर प्रकाश डाला गया है। बोला गया है कि खाना पकाने के ईंधन तक पहुंचने से वंचित व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग 53% से घट करके, जो खाना पकाने के लिए जो यूज करती थी उसमें ईंधन का जो पहुंच है वो अब कहाँ आ गया है, 53% से घट करके लगभग 14% पे आ गया है। ठीक है, जबकि उचित स्वच्छता के बिना लोगों का जो प्रतिशत था वो पहले था, मतलब लगभग 50% लोग स्वच्छता, उतना साफ सफाई नहीं रखते थे, और अब ये घट करके कितना आ गया है, 11% पे। ठीक है, फिर साथ ही साथ यह उल्लेखनीय है कि भारत में सभी संकेतकों पर अभाव में गिरावट आई है, विशेष रूप से सबसे गरीब राज्यों और वंचित समूहों में, जिनमें बच्चे और वंचित जाति समूहों के व्यक्ति शामिल हैं। इन समूहों ने पूर्ण गरीबी में के कमी में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। ठीक है, तो वही एब्सोल्यूट गरीबी, यानी कि जिसको मूलभूत भी सुविधा नहीं मिल रही थी, और एक था रिलेटिव पॉवर्टी, उसमें क्या था, अमीरों के बीच में कि कौन कितना ज्यादा अमीर है, तो वो वाला जो गरीबी है वो अलग है। ये है पूर्ण गरीबी, निरपेक्ष पॉवर्टी। ठीक है, अब आ जाते हैं गरीबी का दुष्परिणाम क्या होगा। तो आर्थिक समृद्धि, किसी भी राष्ट्र का जो है वो आर्थिक समृद्धि क्या होगा, निम्न होगा। भूखमरी, कुपोषण और खराब स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी। समाज में असमानता में वृद्धि होगी।
जनसंख्या वृद्धि में सहायक होगा। गरीबी के कारण जनसंख्या बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लोग ये समझेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो ज्यादा लेबर फोर्स होगा, वर्क फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या होगा? अर्निंग ज्यादा होगा। और इस जो गलतफहमी है इसमें क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। अशिक्षा की समस्या में वृद्धि होगी, बाल श्रम में वृद्धि देखी जाएगी, आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, उत्पादन के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव होगा, निम्न जीवन स्तर होगा, स्वच्छता का अभाव होगा, समावेशी विकास में बाधा पहुंचेगी, बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएं घटित होंगी। तो ये सारी चीजें गरीबी के दुष्परिणाम में आएंगे। एक बार आप रिवीजन फिर से एक बार कर लें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट याद हो जाए। आर्थिक समृद्धि का निम्न होना, भूखमरी, कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य समस्या की चुनौती होगी, समाज में असमानता बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि होगी, अशिक्षा की समस्या में वृद्धि होगी, बाल श्रम में वृद्धि होगी, आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, उत्पादन के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव होगा, निम्न जीवन स्तर होगा, स्वच्छता का अभाव होगा, समावेशी विकास में बाधा आएगी, बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएं घटित होंगी। ठीक है, तो ये था गरीबी का दुष्परिणाम। अब हम लोग देखेंगे गरीबी का उपाय, गरीबी निवारक उपाय। अब क्या क्या उपाय है जो कि गरीबी निवारण में मदद पहुंचाएगा? तो सबसे पहले है सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि। अगर जीडीपी बढ़ता है, अगर जीडीपी में फास्ट ग्रोथ देखने को मिलता है तो क्या होगा? जीडीपी में वृद्धि होगा, यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा। तो इससे क्या होगा? अच्छा, जीडीपी बोला किसे जाता है? तो एक माना जाता है कि एक वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उत्पादन होगा, ठीक है, तो उत्पादन मूल्य जो है वही क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर तीव्र वृद्धि होगा तो क्या होगा? गरीबी कम हो सकता है। जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने से भी क्या हो जाएगा? जनसंख्या में जो फास्ट जो ग्रोथ हो रहा है, जो जनसंख्या का जो फास्ट ग्रोथ रेट है, अगर उसको कम कर दिया जाए तो भी क्या होगा? गरीबी एलिमिनेट हो सकती है, पॉवर्टी। रोजगार के नए अवसरों का सृजन अगर हो जाए तो भी गरीबी हट सकती है। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने से भी क्या होगा? आर्थिक समृद्धि में क्या हो, मतलब आर्थिक समृद्धि में ना सिर्फ अमीरों बल्कि गरीबों को भी शामिल करने से क्या होगा? अधिक समावेशी बनाने से गरीबी दूर हो सकता है। कृषि क्षेत्र का अगर विकास कर दिया, चूंकि कृषि से ही अधिक से अधिक भारतीय जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है, तो अगर कृषि क्षेत्र का विकास होगा तो गरीबी एलिमिनेट हो सकती है। कीमत स्तर में स्थिरता अगर आ जाएगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो जो जो मूल्य है वो अगर स्थिर होगा तो भी क्या होगा? गरीबी हट सकता है। ठीक है, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को अगर बढ़ावा मिलता है, स्किल दिया जाता है, तो भी गरीबी मिट सकता है। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन अगर आएगी तो भी गरीबी मिट सकता है। स्वरोजगार के लिए अगर नए अवसरों का सृजन किया जाए तो भी गरीबी मिट सकता है। इसके अलावा बचत एवं पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा देने से भी गरीबी मिट सकता है। आय के साधनों का समान वितरण अगर हो तब भी गरीबी मिट सकता है। कर प्रणाली में अगर आवश्यक सुधार हो जाए तो भी गरीबी मिट सकता है। महत्वपूर्ण कानूनी उपाय जैसे न्यूनतम मजदूरी अगर दिया जाए, यानी कि न्यूनतम मजदूरी एक्ट अगर अच्छे से लागू किया जाए तो भी क्या हो सकता है? गरीबी मिट सकता है। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्र एवं अत्यधिक पिछड़े वर्गों पर अगर विशेष ध्यान दिया जाए, यानी कि फोकस कर लें कि जो व्यक्ति गरीब है तो अधिकांश आपको पिछड़े वर्गों में देखने को मिलते हैं, तो उसे भी क्या कर दिया जाए, तो वहां भी गरीबी दूर हो सकता है अगर फोकस मान ले तो। प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली अगर कर दिया जाए तो भी क्या हो सकता है? गरीबी दूर हो सकता है। और गरीबी उन्मूलन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो है सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन। निर्माण एवं क्रियान्वयन, ये याद रखेंगे। तो ये कुछ उपाय हैं, आप एक बार इसे खुद से पढ़ लें ताकि आपको अधिक से अधिक पॉइंट आपको याद हो जाए। अब आते हैं गरीबी निवारक 3 दृष्टिकोण। अब देखिए, बोला जाता है कि गरीबी दूर करने के लिए 3 प्रकार का दृष्टिकोण रखा जाता है कि
आप ऐसा करेंगे तो गरीबी हट जाएगा, आप वैसा करेंगे तो गरीबी हट जाएगा। सबसे पहले है समृद्धि आधारित दृष्टिकोण। समृद्धि आधारित यानी कि बोला जाता है कि अगर जीडीपी बढ़ जाए, अगर जीडीपी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जीडीपी अगर बढ़ेगा बोला जाता है कि पर कैपिटा इनकम प्रत्येक व्यक्ति का भी बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, लोग गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक ये कंसेप्ट दिया जाता है। एक है निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, बोला जाता है कि सरकार को क्या करना चाहिए ना, कि सरकार को ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि निर्धनता दूर हो जाए। तो ये सरकार का जो सामाजिक सामाजिक व कल्याणकारी कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी जो है प्रोग्राम कार्यक्रम, ये याद रखेंगे। इस पर फोकस करने के लिए ये बात करता है, बोलता है कि सरकार अगर इस टाइप का कार्यक्रम चला दे तो गरीबी दूर हो जाएगी। इसमें ही आता है एक और, जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कंसेप्ट, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, तो इस प्रकार का योजना जैसे अंत्योदय योजना, इस प्रकार का जो भी सरकारी योजना है, बोला जाता है कि अगर सरकारी योजनाओं को चलाया जाए तो इसी से गरीबी दूर हो जाएगी। एक है समृद्धि आधारित, उसमें क्या बोला गया कि जीडीपी बढ़ाइए, नंबर जो है जीडीपी का वो ज्यादा रखिए, ज्यादा से ज्यादा रखिएगा तो अपने आप गरीबी क्या होगा, वही छनने वाला जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, छन छन के जो है वो पैसा गरीबों तक पहुंचते जाएगा। और एक है निर्धन वर्ग की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना, यहां भी वो कंसेप्ट लागू है, यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अगर किसी निर्धन वर्ग को अगर एक फिक्स पैसा अगर एलोट कर दिया जाए कि एक व्यक्ति को प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक को हर मंथ अगर मान के चलिए 10,000 रुपया, अगर 10,000 रुपया अगर उसे दे दिया जाए कि आप अपना जो न्यूनतम आवश्यकता है उसे पूरा करें, तो एक ये कंसेप्ट दिया जाता है कि न्यूनतम आवश्यकता जो है व्यक्तियों की उसे आप पूरा कर दीजिए। या फिर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम को आप अगर ना भी लें, अगर जो भी जरूरत का सामान है प्रत्येक व्यक्ति का, उसे किसी भी प्रकार से आप अगर टोकन के माध्यम से फ्री वितरित करवा दें, तो जो भी है इस प्रकार से आप याद रखेंगे। ये 3 दृष्टिकोण है। इसके बाद आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक, सभी को, कोई भी ऐसा ना हो जो छूट जाए, अगर वो व्यक्ति नागरिक है तो। जैसे अगर भारत में अगर लागू हो भारत में अगर लागू हो तो पहला है सार्वभौमिकता, यानी कि ये सभी को मिलेगा। इसमें क्या है, सभी नागरिकों को, तो सभी नागरिकों को मिलेगा, ये तो पहला विशेषता है इसका। दूसरा है आवधिकता, यानी क्या है, नियमित अंतराल पर भुगतान होगा, मतलब एक बार दे दिए 10,000 रुपया और फिर ना दे सरकार, ऐसा नहीं है। अगर सरकार यूबीआई लागू करेगी और अगर उसकी जो 10,000 रुपया ही अगर उसको मान के सरकार चलेगी कि अगर यूबीआई में 10,000 रुपये देने हैं प्रत्येक नागरिक को हर मंथ, तो वो एक बार नहीं है, ये चलता रहेगा, ये नियमित अंतराल पर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, जैसे प्रत्येक माह, ठीक है। इसके बाद है व्यक्ति परकता। ठीक है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट व्यक्तियों को मिलेगा, ना कि सरकार के थ्रू मिलेगा, तो डायरेक्ट, ये भी आप याद रखिए, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट व्यक्तियों तक पहुंचेगा और शर्त रहित होगा, इसके लिए कोई अहर्ता नहीं है। ठीक है, नकद हस्तांतरण के साथ कोई पूर्व शर्त नहीं होगा कि आप अगर ये हैं तभी आपको मिलेगा, नहीं, यहां पर केवल आप नागरिक हैं तो आपको मिलेगा। अमीर है, गरीब है, किस वर्ग में आते हैं, ये सारी कोई भी किसी भी प्रकार की शर्त नहीं होगी, शर्त रहित होगी। तो ये 4 घटक हैं। अब आते हैं हम लोग इसमें कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो पक्ष में भी है तर्क और विपक्ष में भी है तर्क। तो पक्ष में जो व्यक्ति बोलता है वो क्या बोलता है कि सामाजिक न्याय होगा सुनिश्चित, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा, इसीलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किया जाना चाहिए, यानी कि गरीबों के लिए भी, गरीबों को, लाचारों को एक सरकार के तरफ से अगर मदद मिलती है तो ये अच्छी बात है। फिर है प्रशासनिक दक्षता, इससे क्या होगा,
प्रशासनिक दक्षता देखने को मिलेगी, डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से पहुंचेगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, अपराध कम होंगे, प्रशासन को भी क्या होगा, दक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद है रोजगार, रोजगार भी इससे प्राप्त होगी लोगों को। अगर बेसिक नीड लोगों का पूरा हो जाता है तो वो उससे क्या होगा, अगर व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल हो जाए, इस तरह से अगर व्यक्तियों को मिल जाएगा तो क्या होगा, स्किल बढ़ेगा, रोजगार की संभावना बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर इमरजेंसी में कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उसके विरुद्ध उसको बीमा के तहत पैसा मिल जाएगा। चयन की स्वतंत्रता होगी उसे, जब व्यक्ति को खाने पहनने के लिए मिल जा रहा है तो व्यक्ति उसके बाद सिलेक्शन का फ्रीडम, उसके पास ज्यादा विकल्प होगा मौजूद। वित्तीय समावेशन में सुधार होगा, अमीर गरीब सब को मिलेगा, महिला सशक्तिकरण होगा। ठीक है, आगे इसके बारे में बोला जाता है कि देखो पक्ष में तो बहुत अच्छा अच्छा चीज है, लेकिन इसका विपक्ष काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या है, तो बोला जाता है कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू कर दिया जाए, अगर सभी व्यक्तियों को 10-10 हजार रुपये दे दिया जाए तो क्या होगा, एक तो सरकार का राजकोषीय संतुलन प्रभावित होगा, राजकोषीय संतुलन प्रभावित होगा अर्थात उच्च सरकारी व्यय होगा। इसके अलावा सुप्रकट व्यय होगा, यानी कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अगर सभी को मिले, अमीरों को भी अगर 10-10 हजार, जिसके पास अच्छा खासा इनकम आ रहा हो उसे 10,000 रुपया दे करके आप एक प्रकार से देश के लिए क्या कर रहे हैं, देश का जो बजट है उस पर ही आप नुकसान पहुंचा रहे, उसी को नुकसान दे रहे हैं। तो सुप्रकट व्यय है। इसके अलावा श्रम शक्ति में कमी आएगी, अगर व्यक्ति का मूलभूत आवश्यकता पूरा हो जाए तो वो कार्य करना नहीं चाहेगा, अकर्मण्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द आता है अकर्मण्य, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अगर व्यक्ति की आवश्यकता ही खत्म हो जाए तो आविष्कार होना खत्म हो जाएगा, श्रम शक्ति प्रभावित होगी। ठीक है, व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहेगा। फिर है मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि, महंगाई में वृद्धि होगी। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा है, हर व्यक्ति दुकान पे जाके सामान मांग सकता है, यानी डिमांड कर सकता है। और अगर डिमांड होगा, ठीक है, तो मांग, आपको पता है कि ये जो मांग और पूर्ति का जो नियम है, मांग और पूर्ति, अगर सभी व्यक्तियों के पास पैसा आएगा तो हर व्यक्ति जाकर के दुकान वाले से मांगेगा और वो पूर्ति नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वस्तुएं कम है, लोग ज्यादा हैं, तो वस्तुओं का वो क्या करेगा, दाम बढ़ा देगा। तो यानी दाम बढ़ेगा तो महंगाई आएगी। तो आप ये याद रखेंगे, मुद्रास्फीति की दर में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। सरकार और लाभार्थियों के बीच क्या होगा, घनिष्ठ संबंध बनेगा। लेकिन सरकार और लाभार्थियों के बीच जो कनेक्टिविटी चैनल है उसका अभाव है। ठीक है, सरकार किस प्रकार से इस चीज को, जो सरकार की मंशा है वो किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाए, लाभार्थियों का चयन करे। ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम है इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। और तीसरा है जो लास्ट जो है वो क्या है, संघीय चुनौती। आपको पता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो अगर केंद्र सरकार कोई योजना लाती है उसे राज्यों पर भी लागू करना है, तो ये सहयोगात्मक जो रिलेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये प्रभावित होगी। तो संघीय चुनौती भी है इसमें। लेकिन होना क्या चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए ये पॉइंट है आपके पास। सबसे पहले है फूड फॉर थॉट। फूड फॉर थॉट का जो ये मतलब है, इस फ्रेज का मतलब है ये क्या है कि ये इस पे अभी और चर्चाएं करनी चाहिए, यानी कि चर्चाएं होनी चाहिए, तर्क वितर्क होने चाहिए। ठीक है, तर्क वितर्क होनी चाहिए और सोचने वाली मुद्दा है। ठीक है, तो इस पे विचार होना चाहिए। दूसरा है अर्ध सार्वभौमिक बुनियादी आय। ठीक है, और तीसरा है विश्व भर में यूबीआई का भविष्य। और चौथा है यूनिवर्सल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बीमा। ठीक है, तो दुनिया में क्या है वो देखना है कि दुनिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्या भविष्य है, भारत का क्या स्ट्रक्चर है, भारत का जो स्ट्रक्चर है, क्या भारत के पास उतने जो संसाधन है कि वो इस प्रकार की जो कार्यक्रम है ये लॉन्च कर सके भारत। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वो आप
और भी स्पष्ट रूप में समझ चुके होंगे। अब आते हैं महत्वपूर्ण कार्यक्रम। सरकार क्या क्या कार्यक्रम चला रही है गरीबी दूर करने के लिए। तो सबसे पहले है प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना। ये याद रखेंगे कब लॉन्च की गई थी। अंत्योदय, अंत में जो व्यक्ति है, अंत में जो व्यक्ति है, आखिरकार अमीर है, अमीर है, इसके नीचे कहीं ना कहीं गरीब तो होगा, और गरीब में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सबसे नीचे में होगा, अंतिम में होगा। तो जो अंतिम में गरीब है, गरीब में भी कौन, जो अंतिम में गरीब है, उसके लिए ये योजना चलाई गई है प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को चलाई गई थी अटल बिहारी सरकार में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को याद रखेंगे प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना चलाई गई थी। इसमें क्या है, अमीर गरीब का बात नहीं है, इसमें है गरीब में भी जो बहुत गरीब है उसके लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की एक योजना है, ये याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे कि सरकार इसके तहत गरीबों को खाना प्रोवाइड करवा रही है, भोजन उपलब्ध करा रही है। जो भी व्यक्ति अंत्योदय राशन कार्ड वाला व्यक्ति है उसको 35 केजी क्या मिलेगा, 35 केजी खाद्य सामग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 35 केजी राशन प्रदान किया जाएगा और 2 रुपये पर केजी चावल, ये याद रखेंगे 2 रुपये पर केजी चावल। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये इस योजना का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है। फिर आया दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है ये मोदी सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को चलाया गया था। तो 25 सितंबर 2014 को आप याद रखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है। इसमें इसके लिए सरकार 500 करोड़ का अलॉट की थी सरकार। ठीक है, तो सेम उसी तरह का ये भी योजना था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या था, तो ये आप याद रखेंगे कि इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेताओं की, जो सड़क पर जो बेचते हैं उनके लिए भी आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनकी उभरते बाजार के अवसरों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह देना था, उन्हें संस्थागत ऋण देना था, सामाजिक सुरक्षा कौशल आदि प्रदान करना था। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, अगर व्यक्ति को मार्केट में जगह चाहिए तो वो भी मिलता, ऋण भी मिल जाता। इसके बाद है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। आपको पता है आयुष्मान भवा, आयुष्मान मतलब आशीर्वाद दिया जाता है स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान जो है ये याद रखेंगे 25 सितंबर 2018 को, ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आयुष्मान योजना ये याद रखेंगे, ये लागू किया गया था 2018 ईस्वी में। ठीक है, इसमें गरीबों का इलाज फ्री में करने की बात की गई थी। सरकार इलाज के लिए कितने रुपए दे रही थी, 5 लाख रुपए तक का बीमा दे रही थी, इंश्योरेंस दे रही थी। सरकार इंश्योर कर रही थी कि आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो 5 लाख रुपया भारत सरकार के तरफ से आपको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसमें कई बीमारियों का फ्री में इलाज करने का भी प्रावधान है। साथ ही साथ ये पूरे देश में एक साथ लागू की गई है। तो ये था प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। क्यों ये सब किया जा रहा है, तो मूलभूत आवश्यकता क्या क्या था, मूलभूत आवश्यकता था भोजन, वस्त्र, इसके अतिरिक्त जो स्वास्थ्य, शिक्षा, यही सब था। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड आयुष्मान योजना, अंत्योदय और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना वो किसके लिए था, वो भोजन से संबंधित था। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब ईंधन को देखने के लिए आपको कौन सा मिलेगा, ये ईंधन वाला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब ये जो योजना है ये 1 मई 2016 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, जो भी इसका उद्देश्य क्या है, गरीब परिवार की महिलाओं को फ्री में घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, सामान्य रेट से 200 रुपये कम में गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ इससे क्या होगा, महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो है अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, सुधरेगा स्वास्थ्य। लड़की से खाना बनाने में महिलाओं को लकड़ी से, सॉरी लड़की लिख दिया, लकड़ी। ठीक है,
तो लकड़ी से खाना बनाने में महिलाओं को क्या होता था, आंख और फेफड़े से संबंधित कई तरह की परेशानियां आ रही थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको याद रखना है कब लॉन्च किया गया, 1 मई 2016 को। जो महिलाएं हैं उनके नाम पर ये दिया जा रहा है। गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता मिल रहा है इसमें। तो ये सब सामान्य सी जानकारी है। इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। गरीबी दूर करने के लिए आवास भी आवश्यक है। मूलभूत आवश्यकता है, रहने के लिए घर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य देश के सभी गरीबों को पक्का मकान देना है। ठीक है, और योजना को 2 भागों में बांटा गया। एक है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, एक है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्व मतलब अपना और निधि मतलब फंड, बैंक, एक प्रकार से ये याद रखें। ठीक है, तो अपना जो चुकिया है, जैसे सड़क पर ठेला खोमचा लगाने वाले को खुद का काम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। 10,000 रुपये तक ऋण देने का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है, तो अब आगे क्या होना चाहिए, आगे भविष्य का क्या ऐसा रणनीति होना चाहिए गरीबी को दूर करने के लिए। तो बताया जा रहा है कि भारत वर्तमान में 3 महत्वपूर्ण और बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहला क्या है, पहला है व्यापक बेरोजगारी, भारत में व्यापक बेरोजगारी। दूसरा व्यापक या फिर बढ़ती असमानता, एक तरफ बहुत अमीर एक तरफ बहुत गरीब, तो असमानता है दोनों के बीच में। और तीसरा गरीबी की सघनता। ठीक है, तो गरीबी का जो सघनता है ये भी ज्यादा है, यानी कि अधिक मात्रा में जो है व्यक्ति वो गरीब। यह ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.42 बिलियन लोगों के साथ, यानी कि अभी वर्तमान समय में कितना है भारत का पॉपुलेशन, वर्तमान समय में अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन कहती है कि 1 अरब और 42 करोड़, 1 अरब 42 करोड़ जनसंख्या है भारत की। ये कौन बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन बोल रहा है। और सबसे 1 नंबर पे बोला जा रहा है कि चीन को भी पीछे करके भारत नंबर 1 पे आ चुका है। तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है भारत में और गरीब भी बहुत ज्यादा है। तो इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए भारत को ठोस नीतिगत समाधान की आवश्यकता है। हमारा नीति कुछ इस प्रकार से हो कि आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल, आने वाले 20 साल में इसे खत्म कर दिया जाए। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी थी मोरारजी देसाई के खिलाफ, तो वहां पर भी उन्होंने क्या, गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, तो बात यही है कि जो गरीबी हटाओ का नारा हम लोग 1970-80 के दशक से ही दे रहे हैं, और आज भी भारत में गरीबों की संख्या 40 करोड़, कभी 30 करोड़, कभी 50 करोड़, दशमलव का अंतर होता है तो 10 करोड़ गरीब इधर और 10 करोड़ उधर चला जाता है। तो कहने का सेंस यही है कि गरीबी यहाँ पर व्यापक बेरोजगारी और समानता आदि के कारण यहाँ पर मौजूद है। इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाएगा, इस पे इसके लिए ठोस नीतिगत समाधान लाना पड़ेगा। ठीक है, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार से हमें, इसके लिए इच्छा शक्ति आवश्यक है। याद रखेंगे, उचित नीतियों और हस्तक्षेपों के बिना भारत के पास जो जनसांख्यिकीय लाभांश है, अब ये जनसंख्या की लाभांश जो है ये क्या है, ये लाभांश बताता है कि 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक। ठीक है, अच्छा, यूनाइटेड नेशन अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सब की बात करें तो वहां पर, या यूरोप में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो वो मानते हैं कि 15 से 64 वर्ष तक, लेकिन भारत में माना जाता है कि नहीं, इससे भी कम ही हम लोग मानते हैं, 15 से 59 वर्ष। ठीक है, तो यहां तक जो भी व्यक्ति इस रेंज में है वो बहुत, भारत में प्रतिशत इनकी बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर नौजवान वर्ग ज्यादा है जो कि कार्य कर सकते हैं। तो जनसांख्यिकी लाभांश जो है वो एक बड़ी और युवा आबादी होने के कारण संभावित आर्थिक लाभ को संदर्भित करता है। वह जनसांख्यिकी बोझ या जनसांख्यिकी बम में बदल सकता है। अभी जो आपको ये 15 से 59 वर्ष का जनसंख्या दिख रहा है, जो माना जाता है कि जनसांख्यिकी लाभांश है, ये हमारे लिए बेहतर है। हमारे पास युवा पॉपुलेशन है जो कार्य कर सकती है। ठीक है,
अब एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, एक परिवार में 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति में 2 व्यक्ति बूढ़ा है, 1 व्यक्ति बच्चा है, एक महिला और 1 पुरुष है। तो यानी काम कितना लोग किया? मात्र 2 लोग। तो 5 में से मात्र 2 लोग काम किया, ठीक है। तो ये जो प्रतिशत है, ये 2 व्यक्ति जो है, जो 15 से 59 वर्ष के बीच में है, ये महिला और 1 पुरुष, ये काम कर सकते हैं। तो ये जनसांख्यिकी लाभांश यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मात्र 2 व्यक्ति ऐसे हैं, और एक फैमिली है जिसमें 5 में 4 व्यक्ति जो है वो 15 से 59 वर्ष के हैं। तो इनके पास संभावना है चारों व्यक्ति काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाभांश आपको बता रहा है। तो अगर यहाँ पर वो वर्क नहीं हुआ, बेरोजगारी दूर नहीं होती है अगर, ठीक है, तो यही जो जनसंख्या है, बेरोजगारी से आपको बताए थे कि राष्ट्रीय दुष्चक्र, जो राष्ट्रीय ट्रैप है वो, और व्यक्तिगत ट्रैप, गरीबी ट्रैप, वो दोनों किससे है संबंधित? बेरोजगारी से। तो अगर बेरोजगारी अगर केवल एकमात्र हो जाए तो उससे क्या हो सकता है कि ये जो जनसांख्यिकी लाभांश है, ये जनसांख्यिकी बम या फिर जनसांख्यिकी बोझ में बदल सकता है, ठीक है। तो यह देश की जनसंख्या की क्षमता का दोहन करने और समावेशी विकास, संसाधनों का समान वितरण और गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन की गई नीतियों और रणनीतियों को लागू करने के महत्व को रेखांकित करता है। तो जो भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या का जो लाभ है हमारे पास, 15 से 59 वर्ष के व्यक्तियों की जो प्रतिशत अधिक जो है, वो क्या कहती है, वो उसका अगर हम लोग अगर उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें, उनकी क्षमताओं का अगर अच्छे से दोहन कर ले, तो क्या होगा? समावेशी विकास हो सकेगा, संसाधनों का समान वितरण हो सकेगा, गरीबी उन्मूलन हो सकेगा। तो इस प्रकार से हमें याद रखने हैं, यही भावी रणनीति होनी चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। चलिए।